हेलो दोस्तों, डॉक्टर नीट एमबीबीएस में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की अभी तक 3 क्लासेस कर ली है और आज ये चौथा क्लासेस है। और चौथे क्लासेस में भी हम लोग पीछे की 3 क्लासेस की तरह थोड़ी करके चीज़ों को समझेंगे और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए, जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि सेल साइकिल का डेफिनेशन बताया था कि सेल साइकिल के डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो जीनोम होती है यानी कि डीएनए और जो सेल ऑर्गेनेल्स होती है वो डुप्लीकेट करती है और डॉटर सेल में इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट होती है, बढ़ती है। ये मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि इंटरफेज में जो है सेल डिवाइड नहीं होती है तो उनको नॉन डिवाइडिंग फेज कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है नॉन डिवाइडिंग फेज। और एम फेज जो है वो डिवाइड करती है, 1 से 2 सेल बनते हैं, इसलिए इसको डिवाइडिंग फेज कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डीपी लिख दिया है। देखिए, इंटरफेज और एम फेज जब ये दोनों फेज मिलते हैं तो क्या बनता है? सेल साइकिल बनता है। ये दोनों कंप्लीट होंगे तभी जाके सेल साइकिल बनेगा। और देखिए, चूंकि इसमें सेल ग्रोथ होता है, सेल 1 से 2 बनते हैं, सेल के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं वो 10, अगर 10 है तो 10 से 20, 50 है तो 50 से 100, यानी कि डबल होते हैं। तभी तो अगर सपोज डेट मान लीजिए अगर डबल नहीं होगा तो क्या इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। सपोज डेट मान लीजिए कि अगर किसी सेल में 10 यूनिट है सेल ऑर्गेनेल्स का या फिर डीएनए का या फिर जीनोम का, और वो 10 से 5 में बटेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में 2.5 बटेंगे। और इस तरीके से एक समय ऐसा आएगा जब सेल बटेगी ही नहीं, खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट होना है, सेल नया बनाना है, तो इनको भी 20 बनना पड़ेगा, तभी तो 10-10 करके सेपरेट हो पाएंगे, 10-10 होकर के बट पाएंगे। ठीक है, तो इनको बटने से पहले ये जरूरी है कि ये अपने जीनोम को मेंटेन कर ले, अपने सेल ऑर्गेनेल्स को मेंटेन कर ले, ताकि आने वाले सेल में डिवाइड होने के बावजूद भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सेल का ग्रोथ होता है, सेल की संख्या बढ़ती है, उनकी मात्रा बढ़ती है, इसीलिए हम इन्हें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि एम फेज के 2 सब फेज होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें कि जीनोम का डुप्लीकेशन होता है यानी कि डीएनए का, और एक मैंने आपको बताया था साइटोकाइनेसिस, जिसमें कि डुप्लीकेट कौन होता है? तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था। अब देखिए यहाँ पे चीजों को समझिए। ये है हमारा पेरेंट सेल। तो मान लीजिए ये बीच में जो रेड कलर का लड्डू जो मैंने बनाया है, लड्डू नहीं है, ये है न्यूक्लियस, केंद्रक। इसके अंदर अगर हम मान लेते हैं एक डीएनए है, मान लीजिए कि इसके अंदर एक डीएनए है, तो इसको अगर डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट होना है, टूटना है, बटना है, तो इसे 1 से 2 बनना पड़ेगा, तभी तो एक इसमें और एक इसमें दे पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, कुछ फेजेस होती है। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 हम मान लेते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं, 10 साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो यहाँ पे मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, ये साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर 10 क्या है? जीनोम है। सॉरी, 10 सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, 10 सेल ऑर्गेनेल्स है। अब देखिए क्या होगा कि ये 10 सेल ऑर्गेनेल्स को आगे डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए 20 होना पड़ेगा, तभी तो 10-10 डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पेरेंट सेल जाएगा G1 फेज में, यानी कि गैप 1 फेज में, और यहाँ पे इसके जीनोम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके डीएनए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका अमाउंट जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, देखिए इसका अमाउंट इसमें 1 है तो इसमें भी 1 ही रहेगा, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बनाया था, यहाँ पे जो मैंने बनाया है साइटोप्लाज्म, इसमें कितने सेल ऑर्गेनेल्स से 10 थे, ये भी 10 ही रहेगी, ये भी 10 ही रहेगी। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि जब इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो फेज अलग क्यों की? एक ही रहना चाहिए था। देखिए, अलग करने का रीजन क्या है कि G1 फेज में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स का सिंथेसिस होना यानी कि संश्लेषण होना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स का जो सिंथेसिस है
वो इसी फेज में होता है, यानी कि शुरू हो जाता है लेकिन अलग नहीं होते हैं। जैसे खिचड़ी पकना तो स्टार्ट हो गया, पका नहीं है, ठीक है। तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको G1 फेज में हम रखते हैं। उसके बाद आता है एस फेज। देखिए एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जैसे देखिए ये भी डीएनए है, ये भी क्रोमोजोम है, ये भी क्रोमोजोम है। इसमें डीएनए एक है, इसमें 2C है, इसमें 4C है, ठीक है। तो क्रोमोजोम तो सेम रहेगा, इन चारों में क्रोमोजोम सेम रहेंगे, बट डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्रोमोजोम एक ही रहेंगे लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसमें ऐसा बनेगा तभी तो टूटेगा तो 2 बनेंगे, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसको इस फेज को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन होता है इस फेज में। इसमें क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स सिंथेसिस होंगे और वो भी मैक्सिमम। अब आता है क्वेश्चन G2 फेज का, कि G2 फेज में क्या होगा। देखिए G2 फेज में क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स फाइनल सिंथेसाइज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ 10 था ना, तो इसमें भी 20 हो जाएंगे, सॉरी इसमें 10 रहेगा, इसमें कितने हो जाएंगे, 20, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स का जो सिंथेसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा G2 फेज में, ठीक है। तो इसमें भी यही काम होता है, G2 फेज में भी यही काम होता है, बट मैक्सिमम G1 फेज में होता है और कम मिनिमम G2 फेज में होता है, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेल्स जीनोम तो मैंने बता दिया है कि जीनोम एक ही रहेगा, क्यों, क्योंकि डीएनए क्रोमोजोम चेंज नहीं होंगे, इनकी जो डीएनए है वो बदलेंगे, डीएनए 2 होंगे, क्रोमोजोम तो उतना ही रहेगी ना, सब में क्रोमोजोम एक ही रहेगा, लेकिन डीएनए यहाँ से रेप्लिकेट कर जाएगी, एक से यहाँ पे 2 शाखाएं बन जाएगी। वही हम अगर सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इस फेज में आने के बाद डबल हो जाएगा, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे दूसरे में, ठीक है। तो अब माइटोसिस होगा तो क्या होगा, इसमें भी एक क्रोमोजोम, इसमें भी एक क्रोमोजोम, इसमें भी 10 सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें भी 10 सेल ऑर्गेनेल्स, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं डिटेल से इसे मैंने अभी नहीं समझाया, इसे मैंने शॉर्टकट में ही समझा दिया। इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा आज का मेन टॉपिक था। कल की क्लासेस में हम लोग फेजेस ऑफ सेल साइकिल को, पहले G1 को, फिर S को, फिर G2 फेज को, फिर G0 फेज को, इन सारे फेज को एक एक लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज की क्लासेस आपको कैसी लगी है हमें ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेटर ढंग से हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।